अध्याय 22 पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार। सभ्यता के लक्षण। कोई भी क्षेत्र तभी सभ्य माना जाएगा जब वहाँ लिखने की कला ज्ञात हो, कर संग्रह करने और सुव्यवस्था बनाए रखने की कोई प्रणाली हो तथा धार्मिक, प्रशासनिक और उत्पादनात्मक कार्यों के संपादन के लिए सामाजिक वर्ग और विशेषज्ञ उपलब्ध हों। सबसे बढ़कर सभ्य समाज में उतना उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए जितने से न केवल शिल्पियों व कृषकों जैसे वास्तविक उत्पादकों की ही नहीं बल्कि उत्पादन कार्य से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं की भी आवश्यकता पूरी की जा सके। ये सभी तत्व सभ्यता की ओर बढ़ाने वाले हैं, परंतु ये सभी तत्व पूर्वी भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में यथेष्ट मात्रा में बहुत ही बाद में दिखाई देते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम के संलग्न क्षेत्रों में ईसा की 4वीं सदी के मध्य तक कोई लिखित दस्तावेज नहीं के बराबर मिलता है। 4वीं से 7वीं सदी तक के काल की विशेषता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बंगाल तथा असम में उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार, राजतंत्रों का गठन और सामाजिक वर्गों की स्थापना। यह बात इन क्षेत्रों में बिखरे पाए गए गुप्त काल के बहुत सारे अभिलेखों से मालूम होती है। अनेक अभिलेखों में काल का उल्लेख गुप्त संवत में किया गया है। ये अभिलेख अधिकतर ऐसे शासन पत्र हैं जिनके जरिए सामंतों और अन्य लोगों ने धर्मार्थ भूमि दान बौद्धों और ब्राह्मणों को तथा वैष्णव मंदिरों और बौद्ध विहारों को दिया है। इन अनुदान भोगियों ने संस्कृति के उन्नायक तत्वों को फैलाने और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक एक इलाके का अलग अलग सर्वेक्षण करना होगा। उड़ीसा और पूर्वी एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश। महानदी के दक्षिण में उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग कहलाता था, अशोक के काल में सहसा उत्कर्ष पर चढ़ गया, लेकिन वहाँ सुदृढ़ राज्य की स्थापना बहुत दिनों के बाद ईसा पूर्व 1ली सदी में आकर हुई। इसका शासक खारवेल बढ़ते बढ़ते मगध तक चढ़ाया। ईसा की 1ली और 2री सदियों में उड़ीसा के बंदरगाहों में मोती, हाथीदांत और मलमल का अच्छा व्यापार चलता था। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूरी पर खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी के स्थल पर शिशुपालगढ़ में जो खुदाई हुई है उसमें रोम की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे प्रकट होता है कि वहाँ रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संपर्क था, परंतु उड़ीसा का अधिकतर भाग, खासकर उत्तर उड़ीसा, न तो राज्य गठन कर सका और न वहाँ कोई खास वाणिज्य संबंधी चहल पहल ही रही। 4वीं सदी में समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेशों की सूची में कोसल और महाकांतार आए हैं। इन दोनों के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिमी उड़ीसा के भाग आते हैं। 4वीं सदी के मध्य से 6ठी सदी तक उड़ीसा में कई राज्य स्थापित हुए और इनमें कम से कम 5 की पहचान तो साफ साफ की जा सकती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण माठर वंश का राज है। इसे पितृभक्त वंश भी कहते हैं। जब उनकी सत्ता चोटी पर थी, महानदी और कृष्णा के बीच उनका राज्य फैला हुआ था। वशिष्ठ, नल और मान वंशों के राज्य उनके पड़ोसी और समकालीन थे। वशिष्ठ वंश का राजा दक्षिण कलिंग में आंध्र की सीमाओं पर था। नल वंश का राज्य महाकांतार के वन्य प्रदेशों में था और मान वंश का राज्य महानदी के पार उत्तर के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में था। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी कर संग्रह, प्रशासन और सैन्य संगठन की पद्धति थी। नल वंश ने और संभवतः मान वंश ने भी सिक्के ढाले। हर राज्य ने ब्राह्मणों को बुलाया था। अधिकांश राजा वैदिक यज्ञ करते थे, जिसका उद्देश्य न केवल पुण्य अर्जित करना था बल्कि अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और वैधता स्थापित करना भी था। इस काल में उन्नत संस्कृति के तत्व न केवल कलिंग नाम से विदित समुद्र तटवर्ती पट्टी तक ही सीमित थे बल्कि उड़ीसा के अन्य भागों में भी दिखाई देने लगे थे। मध्य प्रदेश में बस्तर के जनजातीय इलाके में जो नल वंश की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं वे कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे बतलाती हैं कि वहाँ अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी, जिसमें बड़ी बड़ी लेन देन में और ऊंचे अधिकारियों के वेतन भुगतान में स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग होता था। इसी तरह मानवंश ने भी शायद तांबे के सिक्के जारी किए, जिसका मतलब होता है कि शिल्पियों और किसानों के बीच भी सिक्कों का प्रचलन था। कई राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में नई नई राजस्व इकाइयाँ स्थापित करके अपनी आय बढ़ाई। माठरों ने महेंद्र पर्वत के क्षेत्र में महेंद्र भोग नाम का नया जिला बनाया। उनके पास दंत वायुभोग नाम का एक जिला था, जहाँ से इसके प्रशासकों को हाथीदांत और चावल का माड़ प्राप्त होता था। इससे पता चलता है कि वह जिला किसी पिछड़े इलाके में बनाया गया होगा। माठरों ने एक प्रकार के न्यास स्थापित किए जो अग्रहार कहलाते थे। इस न्यास में कुछ भूमि होती थी और गांवों से होने वाली आय।
इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करना था। यहाँ कुछ अग्रहारों से कर उगाहा जाता था, जबकि देश में अन्यत्र ऐसे अग्रहार कर मुक्त होते थे। जनजातीय, जंगली और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि दान दे देकर ब्राह्मणों को बसाने से नई नई परती जमीन में खेती शुरू हुई और मौसम की अच्छी जानकारी के सहारे खेती के सुधरे तरीके शुरू हुए। आरंभ में वर्ष 4-4 महीनों के 3 भागों में बांटा जाता था और काल की गणना 3 ऋतुओं के आधार पर की जाती थी। माठरों के अमल में 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चांद्र मासों में विभाजित करने की परंपरा चली। इसमें मौसम की स्थिति को ठीक से जानना आवश्यक हुआ, जो कृषि कार्य के लिए बड़ा उपयोगी था। उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती भाग में लेखन कला ईसा पूर्व 3री सदी से ही ज्ञात थी और ईसा की 4वीं सदी तक के अभिलेख प्राकृत में मिलते हैं, परंतु 350 ईस्वी के आसपास से संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ। इससे भी महत्व की बात यह है कि इस भाषा में लिखे भूमि अनुदान पत्र समुद्र तटवर्ती क्षेत्र के बाहर उत्तर में महानदी के पार भी मिलते हैं। इस प्रकार प्रकट होता है कि लिखने की कला और संस्कृत भाषा का प्रसार उड़ीसा के बड़े हिस्से में हो गया था और इस काल के कुछ अभिलेखों में उत्कृष्ट संस्कृत श्लोक पाए गए हैं। इन नए क्षेत्रों में संस्कृत न केवल ब्राह्मणिक धर्म और संस्कृति के लिए, बल्कि संपत्ति संबंधी कानूनों और सामाजिक नियमों के लिए भी सामान्य माध्यम का काम देती रही। संस्कृत के शासन पत्रों में पुराणों और धर्मशास्त्रों के वचन उद्धृत किए गए हैं। इनमें राजा अपने को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहता है। इनमें गंगा के मैदान की संस्कृति से लोगों के लगाव पर जोर दिया गया है। प्रयाग के गंगा यमुना संगम में स्नान को पवित्र माना गया है और विजयी राजा प्रयाग की तीर्थ यात्रा करते हैं। बंगाल के बारे में इस बात का प्रमाण मिलता है कि उत्तरी बंगाल के कई भागों में, जहां अब बोगरा जिला है, अशोक काल में लेखन प्रचलित था। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कई बस्तियों में बौद्ध भिक्षुओं के भरण पोषण के लिए अनाज और सिक्कों से भरे भंडार गृह थे। स्पष्ट है कि स्थानीय किसान ऐसी स्थिति में थे कि अपनी उपज का कुछ भाग बचाकर कर चुकाएं और दान पुण्य करें। इस इलाके के लोग प्राकृत जानते थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसी तरह दक्षिण पूर्व बंगाल के समुद्र तटवर्ती नोहाखाली जिले में मिले एक अभिलेख से प्रकट होता है कि उस इलाके के लोग ईसा पूर्व 2री सदी में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि जानते थे। लगता है कि दक्षिण पूर्व बंगाल में खरोष्ठी लिपि भी प्रचलित थी, परंतु बंगाल के अधिकतर भाग के बारे में हम तब तक कुछ नहीं जानते जब तक ईसा की 4वीं सदी में नहीं पहुंचते हैं। लगभग मध्य 4वीं सदी में महाराज उपाधिकारी एक राजा बांकुरा जिले के दामोदर तटवर्ती पोखराना में राज करता था। वह संस्कृत जानता था और विष्णु का उपासक था, जिसकी पूजा के लिए उसने शायद एक गांव का अनुदान किया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश, जहां संप्रति बांग्लादेश है, 5वीं और 6ठी सदी में बस्तियों से भरा पूरा था और वहां संस्कृत शिक्षा प्रचलित हो चुकी थी। लगता है 550 ईस्वी के बाद गुप्त राजाओं के गवर्नर स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने उत्तर बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ भाग को कामरूप के राजाओं ने हथिया लिया होगा। स्थानीय अधीनस्थ राजाओं ने, जो सामंत महाराज कहलाते थे, स्थानीय प्रजा से कर वसूलने के लिए तथा अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ाई में सामना करने के लिए अपना अपना प्रशासन तंत्र स्थापित किए।